कॉलेज जाऊंगा, वही बस एक फल वल खा के निकल जाऊंगा, क्लास लेके फल खा के। हाँ। हाँ। हेलो एवरीवन, साउंड आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत। आज तुम लोग कम आए यार, क्या बात है? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ी बहुत सी। ठीक है। आज तुम लोग ओनली 14 स्टूडेंट्स हो, बस केवल मात्र 14 बच्चे। ठीक है। बाकी बच्चे कहाँ गए आपके? चलो ठीक है। अब आपके सामने आ जाओ, आज क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली लंदन इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, तो फिर 13 बच्चे आए हो मतलब, 14वां मैं हूँ। ठीक है चलो। तो तुम लोग 13 हो, मैं 14। ठीक है। तो बाकी बच्चे कहाँ गए आज आपके? आज किसी को पढ़ना नहीं है क्या? खैर कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो लंदन इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बट लंदन इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे पास ना एक और चीज अवेलेबल थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना मेरे को पास एक और प्रॉपर्टी मुझे मिली है। वो प्रॉपर्टी मैं आपको समझा दूंगा ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने माइक्रोवेव तक कल कर लिया था, माइक्रोवेव अटेन्यूएशन जो भी था। तो माइक्रो प्रॉपर्टी हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। माइक्रोवेव प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद में एक और प्रॉपर्टी है जो आपको डिस्कस करवानी है, वो भी आप लोग कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 9। चलिए स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ, मैं किधर गया वो। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन एंड द स्क्रीन शेयरिंग रिपोर्ट, किधर है स्क्रीन शेयर, ये चलो देखो भाई। तो एक और प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिविटी में जो आपको मेरे को समझानी है आज, और वो प्रॉपर्टी है अल्ट्रासोनिक अटेन्यूएशन। अल्ट्रासोनिक मतलब ये भी साउंड से रिलेटेड ही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 ये भी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके सिलेबस में मैंने कल देखी थी ये बुक में। तो बुक के अंदर मुझे ये चीज मिली एक्चुअली में, दैट इज द अल्ट्रासोनिक अटेन्यूएशन। सो अल्ट्रा सोनिक अटेन्यूएशन, ये एक प्रॉपर्टी आपको मिली। अब आप चाहो तो जो इसको लिख लो, अदरवाइज ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नहीं। अल्ट्रासोनिक अटेन्यूएशन, अल्ट्रासोनिक अटेन्यूएशन। अब इसमें समझो आप लोग करना क्या है। इसमें बस आप ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग के सिलेबस में तो है ये, इसको आप लोग लिखो सही। ठीक है। इस प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते क्या क्या है, दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप ये भी लिख लो कि नॉट इम्पोर्टेंट, पहली बात तो ये। ठीक है। और दूसरी चीज आप लोग ये भी लिखो इसके अंदर, ये होती क्या प्रॉपर्टी, बोलती क्या ये। तो व्हेन साउंड वेव प्रोपगेट्स थ्रू अ मेटल, व्हेन साउंड वेव प्रोपगेट थ्रू अ मेटल, मेटल मतलब मेटल बोल दो, आप मेटल बोल सकते हो। एक्चुअली में मेटल का मतलब ये है कि वो मेटल जो सुपर कंडक्टर बना हुआ है, मतलब जिस मेटल को आपने सुपर कंडक्टर बनाया हुआ है ना, मैं उस मेटल की बात कर रहा हूँ। माइक्रोस्कोपिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, माइक्रोस्कोपिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन
कैन इम्पार्ट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, कैन इम्पार्ट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, इम्पोर्ट होगा, इम्पोर्ट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली ये बात बोल रहा हूं मैं कि जो वेव आप लोग प्रोपोगेट कराओगे ना मेटल के अंदर, उस वेव के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है उस मेटल का, दैट इज द सुपर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, क्योंकि मेटल में तो क्या इलेक्ट्रॉन होता है, बट वो मेटल जब सुपर कंडक्टर बन जाएगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सुपर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वहां पर ना एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास में, ठीक है ना, नियर द फर्मी लेवल। तो ये तो मेटल वाली बात है। तो मेटल की जब बात करेंगे ना, ये मेटल क्या बनने वाला है, ये मेटल सुपर कंडक्टर बन सकता है। फिलहाल ये मेटल है, उस मेटल में क्या इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसके पास एनर्जी आएगी। और वो एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो फर्मी लेवल के नियर है, नियर द फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल अभी है क्योंकि ये मेटल है, अभी ये बना नहीं है सुपर कंडक्टर, पर ये बन सकता है। thereby removing energy, so thereby removing energy, so thereby removing energy from the wave one can express this by, the wave one can, the wave one can express by express this by attenuation coefficient, express this by attenuation coefficient, attenuation coefficient alpha, ठीक है, ऑफ अकोस्टिक वेव, ऑफ अकोस्टिक वेव। अकोस्टिक वेव जानते हो आप लोग क्या होता है, तुम लोगों ने अगर थोड़ा बीएससी में पढ़ा हो तो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं ध्वनि शाखा और प्रकाशिक शाखा। एक होती है ऑप्टिकल ब्रांच और एक होती है अकोस्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच जो होती है ना उसकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है, अकोस्टिकल ब्रांच की एनर्जी कम होती है। दैट मीन्स ध्वनि शाखा जो होती है ना वो कम एनर्जी की होती है और प्रकाशिक शाखा ज्यादा एनर्जी। आप लोग खुद जानते हो प्रकाश ध्वनि से ज्यादा तेज होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साउंड वेव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साउंड वेव की बात जब करेंगे तो अकोस्टिक ब्रांच ही आपके पास, तो साउंड वेव प्रोपोगेट हो रही है तो यहाँ पे अकोस्टिक वेव के अंदर कुछ अटेन्युएशन आता है। अटेन्युएशन का मतलब होता है रुकावट। तो जब आपका साउंड वेव किसी मेटल में प्रोपोगेट करेगा, तो जब वो मेटल में प्रोपोगेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। और जब उसने एनर्जी को इंपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई। तो उसने क्या करा, एनर्जी को रिमूव किया। और वो जो रिमूविंग एनर्जी है ना वो उसके अंदर बाधा उत्पन्न कर रही है। और उसी बाधा को, उसी रुकावट को, उस रिमूविंग एनर्जी को हम लोग किससे शो करते हैं, इस कोफिशिएंट शो करते हैं, ठीक है, द रेशियो ऑफ अल्फा एस। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं अगला पॉइंट की, तो वो ये है द रेशियो ऑफ, the ratio of alpha s। what is the alpha s? s denote the super electron, super conducting attenuation coefficient। इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिंग अटेन्युएशन कोफिशिएंट, सुपर कंडक्टिंग अटेन्युएशन कोफिशिएंट। एंड अल्फा एन, ये जो s है ना ये बता रहा है आपको सुपर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जिनकी वजह से ये आ रहा है। एंड एक दूसरा वन लिख देते हैं अल्फा एन। अल्फा एन का मतलब होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और नॉर्मल कंडक्टर में काम होता है नॉर्मल कंडक्टिंग अटेन्युएशन कोफिशिएंट, नॉर्मल कंडक्टिंग अटेन्युएशन एंड कोफिशिएंट, ये चीज आपको अल्फा एन।
इज गिवन बाय। तो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है बुक के अंदर, आप लोग चाहो तो याद कर लो, वरना कोई इतना इशू नहीं है, ये आता नहीं है आपके। तो इन दोनों में एक रेशो होता है, कंपेरिजन होता है। वो क्या होता है वो देखो, वो ये होता है कि अल्फा एस अपॉन अल्फा एन इट जस्ट इक्वल टू द 2 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल डेल्टा अपॉन केवीटी। तो ये होता है मेरे पास। वही डेल्टा क्या चीज़ है, डेल्टा आपका एनर्जी गैप है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी गैप के बारे में। के बी आपको जानते हो, के बी क्या होता है, और टी आप जानते हो, के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो जब हम लोग लो टेम्परेचर की बात करेंगे, तो एट लो टेम्परेचर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर मतलब बहुत कम हो जाए मान लो, तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब टी आपका लेस हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि डेल अपॉन के बी टी जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये है बेसिकली कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ना, इसमें क्या आ रहा है, डेल अपॉन, ये 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग 1 को एक्सपोनेंशियल टर्म के कंपेयर में नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो ये आप 1 को नेगलेक्ट मान लो इस कंपेयर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो ये तो हो जाएगा नेगलेक्ट, ठीक है। और ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली आपस में कितना बच जाएगा, अल्फा एस अपॉन अल्फा एन। तो अल्फा एस अपॉन अल्फा एन इज जस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बस, 2 एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा अपॉन के बी टी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड द अटेन्यूएशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो ये लो भाई, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो आप लोग। तो ग्राफ प्लॉट करोगे, ये हमारे पास डेल्टा टी, डेल्टा मतलब एनर्जी गैप, टी टेम्परेचर पर एनर्जी गैप, और ये टेम्परेचर है, इसका ग्राफ भी ऐसा आता है, ठीक है ना, पैराबोलिक कर्व। ये लिखा है डेल्टा जीरो, मतलब 0 केल्विन पर गैप, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट इज टीसी। तो ये भी एक कर्व ड्रॉ होता है। तो नॉर्मल सी बात समझो आप लोग, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट और ये जो प्रॉपर्टी है अटेन्यूएशन प्रॉपर्टी, बस ये बात बोलती है कि जब आप लोग किसी मेटल में या फिर कंडक्टर में जब साउंड वेव प्रोपेगेट कराते हो, तो साउंड वेव प्रोपेगेट, तो उसकी साउंड वेव के लिए काम करती है अकोस्टिकल ब्रांच, अकोस्टिकल फ्रिक्वेंसी। वो अकोस्टिकल फ्रिक्वेंसी में कमी आती है, उसकी एनर्जी में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोपेगेट होती है तो वो कंडक्टर मेटल या फिर सुपर कंडक्टर में क्या होता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जब वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तो उसके संचरण में या फिर उसके प्रोपगेशन में क्या उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी। वो जो बाधा है ना, वो इस कोफिशिएंट से शो की जाती है, और वो कोफिशिएंट आपका ये दिखा हुआ है। बस सीधी सी बात है, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, ये बात तो हो गई ठीक। ये प्रॉपर्टी आपको वैसे काम ज़्यादा लेनी नहीं है, ये सब ठीक है ना। अब आगे चले हम लोग, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टी को बस आपको ध्यान रखना है, इतना रटने की जरूरत नहीं है आपको प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ना ही रटो तो अच्छी बात है। चले आगे, ओके ओके चलो, कृष्ण ने बोला ठीक है भाई, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखो बात इतनी सी हमारे पास कि आगे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो इन द सेंस क्या चीज है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो है नेक्स्ट टॉपिक। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, इस यूनिट का एक पार्ट आपका गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जंप करेंगे। अब आपको बस इतना श्योर होना है कि आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन बनता है। आपके पास में एक क्वेश्चन लिखा होगा एग्जाम के अंदर, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज के नाम लिखे होंगे और आपको उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी, इन प्रॉपर्टीज से बाहर आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। तो आपको एक बार तो ये याद करना है, याद करने के लिए आपको रिवीजन करना है। तो पहले आप लोग ये श्योर हो जाओ कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो ये पढ़ा पढ़ाया पूरा बेकार हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा इसका, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, जो बनता है ना नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ माइसनर इफेक्ट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपको, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ माइसनर इफेक्ट। हम लोगों ने पहले माइसनर इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटल देखा था कि भैया एक्सपेरिमेंट किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने क्या किया, सुपर कंडक्टर को रख दिया और फिर चेक किया कि क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे उसका। और यही चीज कौन ने दी थी, ये लंदन ने दी थी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लंदन इक्वेशन बोल सकते हो। तो ये लंदन इक्वेशन की बात भी यहाँ पे आती है, ठीक है। अब लंदन ने क्या करा कि दो टाइप की इक्वेशन दी थी, तो ये हम लोग समझते हैं कि लंदन ने किया गया था कारनामा। तो उसने बस इतना किया कि लंदन सजेस्टेड दैट, लंदन सजेस्टेड दैट, उसने किया क्या वो समझो आप लोग पहले। सजेस्टेड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये भी आपको समझ चुका हूं मैं। सुपर कंडक्टर्स के अंदर ना दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वजह से सुपर कंडक्टिविटी आती है, दैट इज कॉल्ड सुपर इलेक्ट्रॉन्स। जो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, फोनोन के इंटरेक्शन से बंधे हुए रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लंदन ने पहले टाइप का जो इलेक्ट्रॉन बताया ना, वो बताया सुपर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक होते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो केवल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, हाई कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो उसने क्या बोला, पहला जो टाइप था इलेक्ट्रॉन का वो था सुपर इलेक्ट्रॉन, और जो सेकंड टाइप था इलेक्ट्रॉन का वो था नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे समझना, इसको समझना, पहला इलेक्ट्रॉन क्या था, जो हमारा फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे आप लगा लो फर्स्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड सुपर इलेक्ट्रॉन। तो जब सुपर इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो ये होते क्या है वो समझो आप लोग, ठीक है। इसमें करना ये है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू लंदन, अकॉर्डिंग टू लंदन, contribution of normal electron, contribution of normal electron in a superconductor is negligible, in a superconductor is negligible। let, अब ये हम लोगों ने कर लिया भाई, ऑब्वियसली बात है सुपर कंडक्टिविटी आ रही है, तो सुपर कंडक्टिविटी अगर आ रही है तो सीधी सी बात है कि सुपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो मान लो लेट Ns is the density of super electron, let नंबर डेंसिटी है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आपके पास में, सुपर इलेक्ट्रॉन इतने अवेलेबल है, Ns, ठीक है। लेट Ns आर द इज द डेंसिटी ऑफ, इज द डेंसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन। मान लो कि ये डेंसिटी सुपर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इन अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट, इन अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है, इतने अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सो द सुपर कंडक्टिंग करंट डेंसिटी, सो द सुपर कंडक्टिंग करंट डेंसिटी। तो एक बार बताओ आप लोग को करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है क्या,
आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या? जब किसी, इसको रफ में समझा दूंगा आपको क्या होता है ये। अगर आप लोगों को पता हो, 12th क्लास के अंदर हम लोग जैसे मानते थे कि ये एल लेंथ का है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी अगर n है मान लो, तो q इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखते थे, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मान लो E है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसका वॉल्यूम कितना है, Al हो जाएगा। तो I आप लोग लिखते थे, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, Vd है, तो ये कितना था, लाइक दिस, जिसे Vd को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर यूनिट स्टेप, यूनिट एरिया में आप लोग जब लिखते हो इसको, तो कितने लिखते थे आप लोग इसको, माइनस का चार्ज मल्टीप्लाई विद द नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इतना आपको शायद पता होना चाहिए कि अगर हम लोग करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है नॉर्मली, करंट डेंसिटी इज जस्ट इक्वल टू द, दैट इज द फॉर द सुपर इलेक्ट्रॉन, तो करंट डेंसिटी सुपर इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी हमारे पास, सुपर कंडक्टिंग करंट डेंसिटी। तो सुपर कंडक्टिंग करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, माइनस चार्ज ऑन द सुपर इलेक्ट्रॉन, number density of the super electron and the drift velocity of the super electron। तो ये हो जाएगा हमारे पास सुपर कंडक्टिंग करंट डेंसिटी, जहां पे Vd क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास में टास्क है वो ये है कि सपोज इसके आगे हम लोग बात करते हैं, तो आपको तो लंदन निकालना ना इक्वेशन, तो लंदन इक्वेशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। सो जस्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, dgs अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस क्यू एन एस, और ये हो जाएगा dvd अपॉन dt। तो इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग। अब आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब आपको काम ये करना है कि आपको, ये एक्सेलरेशन बन गया आपके पास में, इस एक्सेलरेशन को आप लोग निकाल सकते हो आराम से। तो आप लोग की बात जानते हो बेसिकली, वी नो दैट अब ये बना हमारे पास एक्सेलरेशन। तो F इजिकल टू क्या होता है, ma होता है। F इजिकल टू क्या होता है, ma होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, ये ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फोर्स लगता है माइनस क्यू ई, ये बात आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से आप लोग एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन का मतलब नॉर्मली क्या हो जाएगा, dvd अपॉन dt, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो ये जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस क्यू ई वेक्टर अपॉन m। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है। अब इस चीज को आप लोग यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे आ जाओ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू 2 में पुट कर सकते हो। तो जब आप लोगों ने ये किया तो कितना हो जाएगा, डी जे डी अपॉन डी टी इज जस्ट इक्वल टू द माइनस क्यू एन एस और डी वी डी अपॉन डी टी। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई अपॉन एम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो Q से Q हट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अल्टीमेटली हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा एन एस और ये हो जाएगा ई वेक्टर, ये हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट लंदन इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जे डी अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 4, ये आपके पास में क्या आ जाएगी, दिस इज द फर्स्ट लंदन इक्वेशन विच शोज दैट हाउ द करंट डेंसिटी वेरी विद द टाइम। दैट इज, इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि डी जे डी अपॉन डी टी, ये जो फैक्टर है ना, ये कैसे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो इसको बोल देंगे हम लोग, दिस इज द फर्स्ट लंदन इक्वेशन या फिर लंदन्स फर्स्ट इक्वेशन, लंदन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लंदन फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, और ये आपको बताएगी कि सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए सुपर कंडक्टिंग करंट डेंसिटी, ये क्या है हमारे पास, सुपर कंडक्टिंग करंट डेंसिटी है, इसको बोल देते हैं जेएस। तो सुपर इलेक्ट्रॉन्स की करंट डेंसिटी किस प्रकार से चेंज होती है,
ये आपको इक्वेशन शो करेगी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, लंदन की सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए आपको ना इक्वेशन नंबर 4 को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है ना, तो कर्ल ले लो इसको, टेकिंग कर्ल। कर्ल मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4। इससे आप लोग निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, सो dj अपॉन dt, तो इसी का आपको कर्ल लेना है, तो ऐसे कर्ल ले लो, बराबर कितना हो जाएगा, q कांस्टेंट है, ns कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है और तीनों वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तो ये आपकी बाहर आ सकती है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। वेक्टर क्या है हमारे पास, ई वेक्टर है, तो ई को बाहर ले लो, इक्वेशन नंबर 5। अब कर्ल ऑफ ई का वैल्यू आप लोग सोचो कहाँ से निकाल सकते हो, कर्ल ऑफ ई कहाँ से आता है, तो ये आता है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से। सो फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ये चीज़ बाहर निकल के आती है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो ये जो आपको पता होनी चाहिए इक्वेशन नंबर 6, तो ये आप लोग पुट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 6 को आप लोग 5 में पुट कर दो, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको साफ साफ दिख जाएगी कि यहाँ पे आप लोग डी अपॉन डी टी लिख सकते हो और यहाँ पे आप लोग कर्ल ऑफ जे एस लिख सकते हो, बराबर कितना हो जाएगा, ये आप लोग यहाँ पुट कर दो माइनस का क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम, और ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी। ये भी डिफरेंशिएशन है टी के रेस्पेक्ट में और ये भी डिफरेंशिएशन है टी के रेस्पेक्ट में। तो आप लोग एक काम करो, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हट जाएगा, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हट जाएगा और कितना बचेगा अल्टीमेटली, इसको कंपेयर या फिर हटाने के बाद में बचेगा कर्ल ऑफ जे डी या फिर जे एस। दूसरी इक्वेशन आपको कर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है ना, इट जस्ट इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस बी अपॉन एम, ये हो गया, दिस इज द लंदन सेकेंड इक्वेशन, द लंदन सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देना इनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। ये जो आपके पास तो पहली इक्वेशन है, ऊपर आ जाओ एक बार, ठीक है, ये तो सेकेंड इक्वेशन आपको देख ली, आपने नोट डाउन कर ली। अब आप लोग नोट डाउन करने के बाद इधर आ जाओ, ये पहली इक्वेशन आपको इंफॉर्मेशन देती है हाउ द करंट डेंसिटी वेरीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पहली इक्वेशन जो होती है लंदन की, ये आपको बताएगी कि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है, और वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। अब नीचे आ जाओ, नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कर्ल ऑफ जेएस, कर्ल का मतलब आप जानते हो, ये होता है सिंपल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। ये जो डेल्टा होता है ना, इसका मतलब ये होता है अगर आप लोग कार्टेशियन में हो तो डेल्टा बराबर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। पोलर के अंदर हो तो अलग चीज होती है, और अगर आप लोग सिलेंड्रिकल में हो तो अलग होता है, ये आप लोगों ने प्रीवियस के अंदर पढ़ा होगा। बट मेरा केवल इतना सा कहना है कि जो लंदन सेकंड इक्वेशन है, ये आपको करंट डेंसिटी का चेंज शो करती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पहली इक्वेशन चेंज शो करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड इक्वेशन आपको शो करेगी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है ना। तो ये दोनों का फंडा है, तो ये लंदन इक्वेशन कहलाती है जो आपको बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कैसे डिपेंडेंसी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा आगे, और एक और टर्म होती है जो आपसे नॉर्मली एग्जाम में पूछ जाती है, आपसे एग्जाम में पूछता है वो पेनिट्रेशन डेप्थ, क्या होती है पेनिट्रेशन डेप्थ, ये आपसे पूछता होता क्या है ये। अब सुनना इसको करते क्या है, होता क्या है ये, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने जैसे मान लो ये रखा सुपर कंडक्टर, इसमें आप लोगों ने क्या अप्लाई किया, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, करा आप लोगों ने,
तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस जो है ना वो इस सुपर कंडक्टर से बाहर की तरफ निकलेगी, अंदर तो आएगी नहीं सुपर कंडक्टर में। बट थोड़ा सा आपने एक और अप्लाई करा तो यहाँ पर आप लोग जब देखोगे ना तो इसकी सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा थोड़ा बहुत, मतलब जितना आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया है ना वो मैग्नेटिक फील्ड इस सुपर कंडक्टिंग सरफेस पर भी होगा। तो याद रखना सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। फिर धीरे धीरे आप जब देखोगे तो जब आप अंदर जाते जाओगे सुपर कंडक्टिंग सरफेस से तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। कम क्यों हो रही है? क्योंकि सुपर कंडक्टर जो है ना वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को नहीं आने देता, ठीक है ना। बट फिर भी अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ा बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर के अंदर घुसने का ट्राई करता है, उसको पेनिट्रेट करने का ट्राई करता है, ठीक है ना। तो वो कुछ एक लिमिट डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर पाता है। अब वो जितनी डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर पाता है वो उसको एक तरह से छेद कर देता है उस सरफेस के अंदर, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को आने नहीं दे रहा और वो जबरदस्ती घुस रहा है। तो वो क्या करता है कि उस सुपर कंडक्टिंग के अंदर एक तरह से होल करता है, डेप्थ उत्पन्न करता है। तो जितनी दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टिंग सरफेस से एंट्री मार जाता है ना उस दूरी को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है ना। और ध्यान देना सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और सरफेस के अंदर जैसे जैसे आप जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से कम होता है और उस बहुत तेजी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। दैट मीन्स दिस शोज दैट द एक्सपोनेंशियल डिके इन द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सरफेस इनसाइड द कंडक्टर सुपर कंडक्टर। तो ये चीज कहलाती है पेनिट्रेशन डेप्थ। अब इसको समझो आप लोग कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू को, इसका डेरिवेशन क्या होता है ये समझो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है तो एक चीज निकालनी पड़ेगी बेसिकली कि कितना हो जाएगा हमारे पास। हम ये बात जानते हैं कर्ल ऑफ बी बराबर क्या होता है फ्रॉम द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पे, ये हमारे पास है मान लो सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए सुपर करंट डेंसिटी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल ई अपॉन डेल टी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टीमेटली इतना है कि फॉर सुपर इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टर के लिए क्या होता है रेसिस्टिविटी जीरो होती है। ये बात मैं आपको समझ चुका हूँ कि सुपर कंडक्टर में रेसिस्टिविटी जीरो होती है। अब एक बार बताओ ये फॉर्मूला आप जानते हो जे बराबर सिग्मा ही होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज आती है कि बेसिकली जब हम लोग ई की बात करते हैं तो ई बराबर कितना हो जाएगा जे अपॉन सिग्मा। वन अपॉन कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है रेसिस्टिविटी, तो इसको जे रो भी लिख सकते हैं हम लोग। वन अपॉन कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है रेसिस्टिविटी, तो जीरो लिख सकते हैं। अब बात इतनी सी है कि अगर मान लो जे की वैल्यू यहाँ पे मैंने जीरो पुट कर दी क्योंकि सुपर इलेक्ट्रॉन में रेजिस्टेंस नहीं होता, ये बात हम लोगों ने पहले ही बोली थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि कर्ल ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू जे एस। ये वाली चीज काम कर जाती है, कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जे एस। इक्वेशन नंबर 7 दे दो इसको आप लोग क्योंकि ऊपर 6 आ गई थी ना अपने पास, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। चलो इसको 6 छोड़ो, इसको 6 दो आप, ये कोई काम नहीं, इसको 6 दो तो इसको 7, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 7 का कर्ल ले लो, टेकिंग इक्वेशन नंबर 7, सो टेकिंग द कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन, टेकिंग द कर्ल, इसको कर्ल को ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कर्ल ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट एंड दिस इज द कर्ल ऑफ जे। अब इक्वेशन नंबर ये 8 हो गया। अब एक बात बताओ ये कर्ल ऑफ जे आप लोग कहाँ से लिख सकते हो, ये ना इक्वेशन नंबर 6 में देखो जो लंदन सर्किट इक्वेशन है वो करंट डेंसिटी के कर्ल को ही शो करती है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। So by putting the value of equation number 6 from and to the 8 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग लगा दो बैक माइनस कैप,
आप लोग जानते हो बैक माइनस कैप क्या होता है? अगर 3 वेक्टर क्रॉस में होते हैं ना तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बैक माइनस कैप। कैप मतलब ओला कैप। तो ओला कैप को बैक में लेना है आपको, ये ओला कैप है और इसको बैक में लेना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर यही चीज मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो कर्ल ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? बीच वाला पहले आएगा, तो ये बीच वाला पहले आ गया, फिर पहले वाला आएगा, ये पहले वाला आ गया, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला है। तो ये पहले वाला आ गया, उसके साथ में लास्ट तीसरे वाले को आपको लेना है, फिर माइनस, और फिर जब इसको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? लास्ट वाला मतलब तीसरा वाला, और इसको हम लोग लिख देंगे पहले वाला दूसरा वाला। ये दोनों मल्टीप्लाई होके देते हैं एक ऑपरेटर जिसे बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इस चीज को? लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर जो है एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर अकेला कभी नहीं देता, ऑपरेटर के साथ में कोई फंक्शन चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो हम लोग अल्टीमेटली करते क्या है कि इस ऑपरेटर को यहाँ लिख देते हैं और इसके आगे ये बी लिख सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो ऐसा लिखना गलत होगा क्योंकि ये ऑपरेटर बन जाएगा, तो हम लोग इसको ना हटा के बैक माइनस कैप को इस सी को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं आएगी। इस सी को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग सी को जब यहाँ लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बी उठा के आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये तो आपका रफ कार्य था, इसको आप लोग बंद कर लो ब्रैकेट के अंदर। जो मेन डेरिवेशन है वो ये है कि हम लोग कोई वैल्यू पुट करनी है और ये कितना जाएगा अल्टीमेटली? कर्ल का वैल्यू इतना निकाल सकते हो, माइनस का डेल टू बी। ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्ल ऑफ जे एस था इसकी वैल्यू आप लोगों ने ऊपर से पुट करी, और वो वैल्यू कितनी थी वो देख लो एक बार फटाफट से। वो वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस क्यू स्क्वायर एन एस बी अपॉन एम, यही है ना? तो आ जाओ नीचे, माइनस क्यू स्क्वायर एन एस बी अपॉन एम, ये होगी। अब एक बात हम जानते हैं फ्रॉम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन क्या होती है वो ये होती है कि कर डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जेंस नेचर शो नहीं करता है, वो एक सोलेनोइडल फील्ड कहलाता है। मतलब कि वो फैलता नहीं है, डाइवर्जेंस उसका निकल के आता है जो चीज फैलती है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड फैलता ही नहीं है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो आ जाएगा। सो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये बात आप लोग को प्रीवियस के अंदर पढ़ाई होगी, जब आप लोगों ने ईडी पढ़ी हुई, तो ईडी में तो बहुत बार आती है बात। माइनस का ये कितना हो जाएगा? म्यू, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन एस अपॉन एम, और ये बी। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी डिफाइन होती है, और इस नई को हम लोग ऐसे लिखते हैं बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ये हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया, ये सब मिला के हम लोगों ने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, और इसका वैल्यू लिख दिया वेयर लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन म्यू क्यू स्क्वायर एन एस। और इसका जब आप लोग लेमडा निकालोगे तो लेमडा एक नई चीज डिफाइन हो गई, उसका नाम है एम अपॉन क्यू स्क्वायर एन एस। ये नया मैंने डिफाइन क्यों किया समझाऊंगा अभी आपको। पहले आप लोग समझ लो इस नई चीज को क्या बोलते हैं। इस नई चीज को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। यही वो फॉर्मूला है जो आपको बताएगा कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड ने अंदर एंट्री मारी। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको पेनिट्रेशन डेप्थ? इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब आप इसको सोल्व करोगे ना, ठीक है, आप समझना इस चीज को, इसको क्यों बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। क्योंकि जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं ना, तो सोल्व करते टाइम पे ये चीज निकल के आती है सामने कि देखो इधर, आफ्टर सॉल्विंग दिस किधर गया वो, ये रहा मेरे पास डेल टू वी बराबर ये। तो यहाँ पे जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इंटीग्रेट करते हैं ना, तो इसको आप लोग जब इंटीग्रेट करोगे तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? डेल टू बी माइनस बी वेक्टर अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी मेरे पास। अल्टीमेटली क्या होगी हमारे पास? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सोल्व करेंगे ना हम लोग, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये एक्स के रेस्पेक्ट, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट अल्टीमेटली b इज इक्वल टू बी नोड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लेमडा। ये आपको निकल के आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस, जहां पे बी नोड कहलाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। लेमडा आपका पेनिट्रेशन डेप्थ है ही सही। तो बेसिकली जब इसको सोल्व करते हैं ना हम लोग, तो सोल्व करने पे ये निकल गई थी एट एक्स इज इक्वल टू लेमडा। जब आप लोग डिस्टेंस जो होती है ना, उस डिस्टेंस को लेमडा के बराबर पुट कर दोगे, मतलब ये आपका सरफेस, सरफेस अगर लेमडा के बराबर, इसका मतलब ये है कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नोड एक्सपोनेंशियल माइनस वन, दैट इज, आप लोगों ने ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा ना पेरिस डायग्राम, इसमें ये आप लोग पढ़ते होंगे बेसिकली कि ना, जब कोई फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1 अपॉन ई टाइम रह जाए या फिर 0.67% रह जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्थ बोल सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन ई। तो ये वो डिस्टेंस है जब फंक्शन अपने मैक्सिमम कितना रह जाएगा, 1 अपॉन टी टाइम रह जाएगा। तो जब आपका फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। ये मान लो आपका सरफेस पर है, दिस इज ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये धीरे 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 कम हो जाएगा। ये आपका एक्स का कर्व है, ये आपका बी का कर्व है, बी एक्स का कर्व है। तो ये यहाँ पर मान लो, तो लैम्डा ये चीज है, लैम्डा वो डिस्टेंस है जब अपने मैक्सिमम का वो कितना रह जाए, 1 अपॉन ई टाइम्स, मतलब 67% रह जाए। तो धीरे धीरे सरफेस के अंदर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटता रहेगा, दैट इज पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन डेप्थ is the distance inside from surface of superconductor where magnetic field is 1 upon t times of its मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पर ही क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये है कि पेनिट्रेशन डेप्थ वो डिस्टेंस कहलाएगी आपकी जब आपका मैग्नेटिक फील्ड सरफेस वाले मैग्नेटिक फील्ड से कितना रह जाए, 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाए। सरफेस वाला मतलब जानते हो, मतलब सरफेस पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हो बेसिकली कि किस तरीके से काम करता है। तो ये वाली बात थी हमारे पास। चलिए, अब इतना पढ़ने के बाद में अब आप लोग के पास आता हूँ मैं कि ये वाला टॉपिक तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब आप लोग कमेंट पढ़ लूँ क्या क्या बोल रहे हो। कर्ल सोल्व करें बैक माइनस के, हाँ बिल्कुल, सपना ने सही बात बोली भाई। सपना तो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब आप चाहो तो ना एक और इलेक्ट्रॉन, एक और लिख सकते हो, इसमें एक लाइन और लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और वो लाइन ये है बेसिकली, इसमें आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एट सरफेस is not same at surface and
इनसाइड सुपर कंडक्टर, मतलब अलग अलग रहता है वो, सरफेस पर तो मैक्सिमम रहता है और अंदर आते आओगे तो कम हो जाएगा। एंड इनसाइड सुपर कंडक्टर but it is exponential decreases, but it is exponentially decreases, ठीक है। the distance up to which the distance up to which मतलब वो दूरी जहां पे up to which magnetic field becomes 1 upon e times magnetic field is 1 upon e times of its original value of its ओरिजिनल मतलब वो वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू सरफेस पर है, क्योंकि सरफेस पर मैक्सिमम है। और धीरे धीरे अंदर आओगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट डिक्रीज हो जाएगी, और 1 अपॉन ई टाइम से बढ़ जाएगी ना वो, उसमें हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेनिट्रेशन डेप्थ बोल सकते हैं। पहली बात तो ये। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोग लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर नेट, इंपॉर्टेंट फॉर नेट। एक्चुअली में एक फॉर्मूला है, आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ जो होती है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। तो आप लोग टेम्परेचर, जैसे पहले आप लोगों ने लिखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, पेनिट्रेशन डेप्थ की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फॉर्मूला काम करेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ और वो फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, लैम्डा टी, दैट इज किसी भी टेम्परेचर टी पर जो आपका पेनिट्रेशन डेप्थ है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट, मतलब 0 केल्विन पर पेनिट्रेशन डेप्थ। सेम वही फॉर्मूला, थोड़ा डिफरेंस है बस उसमें, 1 माइनस टी अपॉन टी सी टू दी पावर 4। तो ये फॉर्मूला है और इसकी पावर -1। तो अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पर पेनिट्रेशन डेप्थ आपका इस तरीके से काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी भी ठीक वैसे ही थी, बस वहां पे स्क्वायर आ गया था, वहां पे 4 पावर नहीं था, वहां पे स्क्वायर था। अदरवाइज फॉर्मूला लगभग ऐसा ही था। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पेनिट्रेशन डेप्थ को निकाल सकते हो। और इसको इस तरीके से आप लोग, ये आपके नेट में आ सकता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना, इसलिए। चलिए ये वाली बात तो ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है फ्लक्स। इसमें पहले आपको कोई डाउट? हाँ, नेटवर्क इशू आ गया था भाई बीच में, थोड़ा सा तुम्हारा नेटवर्क इशू आ गया था। अब ठीक है, अब आपको सुनाई दे रहा है? आई थिंक अब आपको आवाज आनी चाहिए, है ना। बीच यस में सर। नेटवर्क लॉस हो चुका था। खैर अब ठीक है, चलिए। हाँ, अब मुझे आप लोग ये बताओ बीच में कि ये समझ में आया नहीं आया, एक बार देख लो। ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप इसको चेक कर लो।
दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चेक करना है कि पेनिट्रेशन डेप्थ टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है, और बेसिकली टेम्परेचर चेंज होने से ये कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, इसको मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, आप लोगों को दिखा दूं। ओके, अब आपको स्क्रीन शेयरिंग हो गई ना, अब आप देख सकते हो। देखो फिर से देखो, मैंने आपको क्या बोला था, पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होता है, ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। एक बार फिर से देख लो डेरिवेशन को ध्यान से। ये लंदन इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड लंदन इक्वेशन, जो आपको शो करती है कि करंट डेंसिटी जो होती है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज कैसे होती है। फिर हम लोगों ने उसको सोल्व किया और फिर लंदन इक्वेशन की बात करी। लंदन इक्वेशन में अपन लोगों ने बाद में इसको पेनिट्रेशन डेप्थ में कन्वर्ट कर दिया कि सरफेस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। सरफेस से आप लोग जब अंदर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होता जाएगा, और बिल्कुल अंदर आओगे तो सेंटर पर तो बिल्कुल ही जीरो होता है। सुपर कंडक्टर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालता है, बट सरफेस पर मैक्सिमम होता है। तो धीरे धीरे अंदर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो वही चीज हमें निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/e कब रह जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, डेरिवेशन किया। इसको सोल्व करने के बाद में पूरा हम लोगों ने क्या किया, एक चीज निकाली, एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट निकाला, लैम्डा कांस्टेंट। ठीक है, और वो जो लैम्डा कांस्टेंट है वो निकाला हम लोगों ने, इतना निकाला, और इसको हम लोगों ने पेनिट्रेशन डेप्थ। फिर ये आपके पास में एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ये होता है, क्या होता है, b इज इक्वल टू बी नॉट एक्सपोनेंशियल ये। तो जहां पे बी नॉट एम्पलीट्यूड कहलाता है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये सरफेस पर आपको मिलती है। बट अगर हम लोग x इज इक्वल टू लेमडा की बात करें, मतलब आप लोग पेनिट्रेशन डेप्थ की बात करो, तो पेनिट्रेशन डेप्थ में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना रह जाएगा, 1/e टाइम्स रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने सोल्व किया, ये आप लोगों ने बहुत सी बार एमएससी प्रीवियस के अंदर भी देखा होगा वैसे तो। ठीक है, तो पेनिट्रेशन डेप्थ इज अ डिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर, या फिर ये लाइन पढ़ लो, ये बहुत अच्छी सी लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एट द सरफेस एंड इनसाइड द सुपरकंडक्टर, बट इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस डिस्टेंस अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज 1/e टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो वो डिस्टेंस जब आपका मैग्नेटिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज वो वैल्यू जो सरफेस पर है, उस मैक्सिमम वैल्यू का 1/e टाइम्स ले जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका पेनिट्रेशन डेप्थ। अब इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेशन डेप्थ अलग अलग हो सकता है। यही सेम फॉर्मूला हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था, और यही सेम फॉर्मूला पेनिट्रेशन डेप्थ में गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। बस वहां पर ये डिफरेंस था कि वहां पर स्क्वायर था, यहाँ पर 4 पावर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और पेनिट्रेशन डेप्थ का टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे काम करते हैं। नेट में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको याद रखना फॉर्मूले को। और मैं आपको बता रहा था ना, माइजनर इफेक्ट में गड़बड़ है। माइजनर इफेक्ट में गड़बड़ ये है, उसमें एक ड्रॉबैक था माइजनर इफेक्ट में, वो अलग चीज है। जैसे क्या होता है, सुपर कंडक्टर तो ये बोलता है कि रो बराबर 0 होता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, रोजे होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना, 0। तो अकॉर्डिंग टू सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट माइजनर ये बात बोलता है कि कर्ल ऑफ ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। अकॉर्डिंग टू माइजनर बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो माइजनर ये बोलता है बी बराबर 0 होता है, तो मतलब कर्ल ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर्ल ऑफ ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन 0 है, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो माइजनर ये बात बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू माइजनर, और सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ये बात बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इनसाइड द सुपर कंडक्टर। तो इसमें आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है माइजनर इफेक्ट का, कि वो बेसिक प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करवा पाता सुपर कंडक्टर की, बट इसने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को फॉलो करता। इसका मतलब माइजनर ये बात बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर काम मत करो। आप लोग जब मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो वो चीज आपको देखनी है कि वो 0 होगा। ठीक है, इसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि परफेक्ट सुपर कंडक्टर कुछ भी नहीं होता है।
कहने का मतलब ये होता है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो आता ही आता है, चाहे थोड़ा बहुत ही आए, बट थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंट्री मारेगा ही मारेगा। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, हाँ सेंटर पे जीरो हो जाएगा, बट इनसाइड सुपर कंडक्टर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो ये ड्रॉबैक निकलता है माइजर इफेक्ट का। चलिए वो बताऊंगा मैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ये आपके एग्जाम में आता है टॉपिक फ्लक्स क्वांटाइजेशन, तो हम लोग कल पढ़ेंगे उस चीज को कि फ्लक्स का क्वांटाइजेशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको यहीं पे विराम देंगे। ओके, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड देख लो भाई तुम लोग। एक स्लाइड तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा एक बार पेडिशन डेप्थ से। ये लो, ये पहली स्लाइड है, आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड पेडिशन डेप्थ के लिए। और फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सेकंड स्लाइड हो गई, और नीचे आ जाओ। पीछे सर, पीछे लेना सर, एक स्लाइड और। अच्छा, एक स्लाइड और पीछे, ये लो भाई एक स्लाइड और पीछे। ये ठीक है। या इससे भी पीछे लूँ? ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं भैया, नीचे आ जाओ फिर तो। इसके बाद तो ये, जब मैंने आपको ये समझाया था ना, इसके बाद ये अगली स्लाइड में ही समझाया था कि पेडिशन डेप्थ क्या होती है, तो ये लैम्डा के बाद की स्लाइड है। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो फाइनल स्लाइड है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो यार, ये किधर से बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। ये लो, यहाँ से हो जाएगा ये आपको कंप्लीट स्लाइड दिख जाएगी इससे। ये लो, एक ये देख सकते हो आप लोग, ये नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है, पेडिशन डेप्थ इज द डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सुपरकंडक्टर whose where magnetic field is 1/e times of its magnetic maximum value। और इससे अगर नीचे आओगे तो फिर तो ये टेम्परेचर वाला फॉर्मूला है लास्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, ये आपके पास स्लाइड थी। ओके, डन। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन, फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप लोग इसको रिवाइज करा करो थोड़ा बहुत, है ना, बिना रिवाइज करे आपका काम चलेगा नहीं, समस्या हो जाएगी, है ना।